ओके, शुरू करते हैं बेटा हम क्लास आज की। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन केस ऑफ चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर? अब समझना, यहां पर हमारे सामने दो तरह की स्थितियां बनती है। कितनी स्थितियां बनती है? दो। सबसे पहला कि गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड है बुक्स के अंदर, और दूसरा कि गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड नहीं है। अब ऑलरेडी अपीयर्ड है और ऑलरेडी अपीयर्ड नहीं है, इसमें क्या अंतर है? और गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें क्या अंतर है? ध्यान देना कि क्वेश्चन में क्लियर लिखा होगा कि गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड या गुडविल अकाउंट ओपनड इन द बुक्स, मतलब पुरानी बुक्स में। कौन से पार्टनर्स की बुक में? जो ओल्ड रेशो वाला जो था सिस्टम। और हम जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना, उस दिन जो गुडविल कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं वैल्यूड गुडविल। आप ये समझ सकते हो कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड गुडविल है वो कहलाएगी ओल्ड गुडविल, और जो आप वैल्यू कर रहे हो गुडविल की वो कहलाएगी न्यू गुडविल। कैसे भी समझ लेना, गुडविल दो तरह की मिल सकती है क्वेश्चन में। अब ऑलरेडी अपीयर्ड क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर दी हमको? बैलेंस शीट बना के दे दी। क्या दे दी हमको? पुरानी फर्म की बैलेंस शीट दे रखी है, तो उस बैलेंस शीट की एसेट साइड में चेक कर लो गुडविल है या नहीं है। अगर गुडविल ऑलरेडी है तो वो कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल, ऑलरेडी अपीयर्ड वाली सिचुएशन है। अब क्या किया जाए? अगर गुडविल अकाउंट बुक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि उस ओल्ड गुडविल को हमें क्लोज करना है। क्या करना है बेटा? उस ओल्ड गुडविल को क्या करना है? क्लोज करना है। एक बार अगर पुराने गुडविल को आपने क्लोज कर दिया तो अब सिचुएशन क्या बन गई? ऑलरेडी अपीयर्ड नहीं है, जो थी उसको आपने क्या कर दी? बंद कर दी। जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड थी उसको आपने क्या कर दी बेटा? बंद कर दी, क्लोज कर दी, राइट ऑफ कर दी, कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो। राइट ऑफ कर दी, क्लोज कर दी, बंद कर दी, अमोर्टाइज कर दी, खत्म कर दिया, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब कुल मिला के वो गुडविल अकाउंट अपन को खत्म कर देना है। एक बार अगर आपने गुडविल अकाउंट खत्म कर दिया तो अब सिचुएशन क्या बन गई? गुडविल अकाउंट डू नॉट अपीयर्ड, और सेकंड सिचुएशन हमारी वही है। तो कुल मिला के सो की सीधी बात इतनी सी है कि अगर गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? उसको क्लोज किया जाएगा। वापस मैं बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं? अगर गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? उसको क्लोज कर दिया जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब ऑलरेडी एग्जिस्टेड गुडविल को क्लोज करने की एंट्री क्या होगी? टू क्लोज द ओल्ड गुडविल। क्या एंट्री होगी बेटा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या एंट्री होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स, और ये हमेशा इनके बीच में जो गुडविल क्लोज होगा वो कौन से रेशो में होगा? ओल्ड रेशो में। दो तरह के रेशो मिलते हैं ना क्वेश्चन में, एक तो पहले वाला रेशो कौन सा था और एक नया वाला रेशो कौन सा है। तो गुडविल अकाउंट हमेशा कौन से रेशो में क्लोज होता है? ओल्ड रेशो में। ध्यान रखना, गुडविल अकाउंट हमेशा कौन से रेशो में क्लोज होता है? ओल्ड रेशो में। तो ये तो हो गया पहला काम। अब नई गुडविल का क्या करें? दो तरह की गुडविल बता रहे हैं अपन। तो ये गुडविल जरूरी नहीं मिले ही सही, मिल भी सकती है नहीं, लेकिन नई गुडविल तो मिलेगी मिलेगी, उसी के ऊपर तो पूरा खेल हो रहा है। तो अब जो वैल्यूड गुडविल है, फॉर द वैल्यूड गुडविल, इसके लिए क्या एंट्री होती है? ध्यान रखना हमेशा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होती है बेटा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बच्चों एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि ये जो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है ना, ये मंत्र है, मूल मंत्र है पूरी पार्टनरशिप का। ये गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जगह जगह आता है, कई जगह आता है, हर जगह आता है। जहां भी कुछ नहीं बैठेगा वहां पर क्या लगेगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बात समझ में आई? जहां कुछ नहीं बैठेगा वहां पर क्या लगेगा बेटा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये ध्यान रखना हमेशा, ये मूल मंत्र है।
गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कई जगह काम में लिया जाएगा। हम जब रिजर्व्स का एडजस्टमेंट पढ़ेंगे वहां ये काम आएगा, हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पढ़ेंगे वहां ये काम आएगा, सब जगह काम आएगा ये। और ये अपने आप आ जाता है, जहां पर कुछ नहीं बनता वहां पर क्या बन जाता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब गेन कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, ये तो सबको पता है ना, क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक? अब हम देखते हैं इसी के सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन में कि एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 4:3:2। क्या है इनका रेशो? तो ये रेशो कौन सा कहलाएगा, ओल्ड रेशो हो गया ना बेटा, ये 4:3:2 कौन सा रेशो हो गया बेटा, ओल्ड रेशो हुआ कि नहीं हुआ, बताइए फटाफट, यस और नॉट, ओल्ड रेशो हो गया ना ये। आगे लिखा है, क्या लिखा है, गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, मना कर दिया, मतलब जो ऑलरेडी गुडविल थी, एग्जिस्टिंग गुडविल थी, जिसको हम क्लोज करने की बात कर रहे थे, वो तो बुक्स में है ही नहीं, तो हमारा एक काम तो क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, गुडविल है ही नहीं तो क्लोज क्या करेंगे, क्लोज केवल कब करनी है, जब ओल्ड गुडविल होगी, ओल्ड गुडविल है नहीं तो क्लोज कुछ करना नहीं है। यहां तक भी कोई डाउट नहीं है, बताओ फटाफट, यहां तक कोई डाउट है, कंफर्म कोई डाउट नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। और क्या लिखा है, बट इट इज वर्थ ₹36,000, ये लो साहब, गुडविल भी वैल्यूएट करके दे रखी है, वर्थ ₹36,000 मतलब ये हो गई बेटा आपकी न्यू गुडविल। क्या हो गई बेटा आपकी ये न्यू गुडविल, क्लियर है यहां तक, वैल्यूड गुडविल कह लो इसको। आगे, द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑन इक्वल प्रोपोर्शन, न्यू रेशो, क्या दे दिया बेटा आपको, न्यू रेशो, और न्यू रेशो क्या है, 1:1:1, क्लियर। हमसे क्या चाहता है, गिव ए जर्नल एंट्री to record the above change, also indicate the individual partners gain or loss due to change in their ratio, show your working clearly। ये लास्ट की लाइन नहीं लिखता ना तो भी हमें गेन और सेक्रीफाइस तो निकालना पड़ता, क्यों, क्योंकि हमको गुडविल की वैल्यू दे रखी है और हमसे गुडविल की एंट्री करवाना चाहता है, और गुडविल की एंट्री क्या बताई थी मैंने अभी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन में गेन होगा सेक्रीफाइस होगा तभी तो हम पता कर पाएंगे, तो गेन दे रखा है क्या हमको, नहीं दे रखा, सेक्रीफाइस दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ, अब इसको मैंने वर्किंग नोट में क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया, क्वेश्चन कह रहा है सब वो भी बताओ उनकी इंडिविजुअल गेन या सेक्रीफाइस क्या होगा। अब गेन या सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला बताया था क्या कुछ, दोनों के फॉर्मूले तो अलग अलग है, लेकिन मैंने कहा था फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमेशा, सेक्रीफाइस वाला। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, तो एक्स का ओल्ड कितना है बेटा, एक्स का ओल्ड कितना है, 4, केवल 4/9, एक्स का ओल्ड कितना है बेटा 4/9, और न्यू कितना है 1/3, वाई का ओल्ड कितना है 3/9 माइनस, और जेड का ओल्ड कितना है माइनस, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 9, 4 माइनस 3, 1/9, क्या आ गया बेटा सेक्रीफाइस, 1/9 क्या आ गया बेटा सेक्रीफाइस। क्लियर, सेक्रीफाइस किसका आया है एक्स का, वाई का एलसीएम 9, 3 माइनस 3, कुछ नहीं आया, ना तो सेक्रीफाइस है और ना गेन है, न्यूट्रल है। और जेड का कितना आएगा 9, तो 2 माइनस 3, और ये 1/9 क्या हो जाएगा गेन। पता लग गया अपने को, क्या पता लग गया, गेन किसका है जेड का, और सेक्रीफाइस किसका है यही है ना।
तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एंट्री क्या है हमारी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, जेड। तो क्या हो जाएगी एंट्री, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर कौन है, एक्स, तो 2x कैपिटल अकाउंट। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब अमाउंट कैसे लिखें, कितना गेन है एक्स का, वो जेड का गेन कितना है 1/9 है ना, तो टोटल गुडविल कितनी है, इसका गेन निकाल दो 4000। इतना ही सेक्रीफाइस है 4000। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। है कोई कंफ्यूजन, सिंपल ही है ना। किस किस को टफ लगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 सबका कंप्लीट हो गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। क्या करना था बेटा हमें इसके अंदर, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी 3 पार्टनर है, किस रेशो में, 7:3:2 में। तो ये इनका कौन सा रेशो हो गया बेटा, ओल्ड रेशो। कौन सा रेशो हो गया इनका, ओल्ड रेशो। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 8:4:3। ये रेशो कौन सा हो गया, न्यू रेशो। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ चेंज ऑन प्रॉफिट। ध्यान देना कि जिस दिन डेट चेंज हुई ना, उससे ठीक पहले वाले 3 सालों के एवरेज को काम में लेना है। तो डेट कब चेंज हुई है, 1 अप्रैल 21 को। इससे ठीक पहले वाले प्रॉफिट कौन से होंगे, 31 मार्च 21 का, 31 मार्च 20 का और 31 मार्च 19 का। 18 वाले को काम में नहीं लेना है, ठीक है। प्रॉफिट दे दिए यहां पर आगे, और आपको एंट्री करने के लिए कहा है। एवरेज प्रॉफिट के बेस पे क्या करना है, गुडविल को कैलकुलेट करना है यहां पर, और उस एवरेज प्रॉफिट को गुडविल मान लेना है। मतलब कुछ और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में टफ जो थी ना, वो चीज ही ये थी जहां पर तुम अटक रहे थे। प्रॉफिट 4 साल के दे रखे, और हमें क्या करना है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो क्या निकाले बेटा अपन, सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करें। ए का ओल्ड रेशो क्या है, ए का ओल्ड रेशो क्या है बेटा, 7/12 माइनस न्यू रेशो 8/15। बातें नहीं बेटा, एलसीएम क्या आएगा 60, क्या हो जाएगा 35 माइनस 32, 3/60 का क्या आ गया, सेक्रीफाइस। क्लियर। बी की बात करें, बी का ओल्ड रेशो क्या है बेटा, 3/12 माइनस 4/15, एलसीएम 60, 15 माइनस, तो 1/60 का क्या आ जाएगा, ये गेन आएगा ना, क्या आएगा ये 1/60 का गेन आ जाएगा। सी की बात करें, सी का ओल्ड रेशो क्या है 2/12 माइनस 3/15, एलसीएम 60, 10 माइनस 12, तो ये आ गया 2/60 का गेन। तो हमको क्या पता लग गया, गेन किसका है, सेक्रीफाइस किसका है, पता लग गया। गेन किसका है, बी का और सी का, सेक्रीफाइस किसका है। तो एंट्री तो बन गई अपनी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ये तो क्लियर है। अब गुडविल के बारे में क्या करना है हमको, गुडविल में क्या लिखा है कि एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ चेंज ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वही है ना। तो एवरेज प्रॉफिट ही क्या है आपकी, गुडविल है। और पिछले वो 3 सालों वाले प्रॉफिट कौन कौन से हैं बेटा, 48,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 अपॉन 3, कितना आ जाएगा 66,000। और 66,000 यही गुडविल है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट को क्या माना गया है, गुडविल माना गया है। क्लियर। तो गुडविल कितनी आ गई बेटा अपनी, गुडविल कितनी आ गई 66,000। एंट्री क्या बताई थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, बी और सी। बी का गेन कितना है, मतलब एंट्री क्या हो जाएगी 20 कैपिटल अकाउंट
डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, यही है ना बेटा। तो सबसे कम गेन किसका था? 1/60 था ना, बी का है ना। तो हम क्या करते हैं, 66,000 इंटू 1/60 कितना आ जाएगा? 1100। तो बी में आ जाएगा 1100। सी का 2/60 है, उसका डबल हो जाएगा 2200। और सी का 3/60 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 3300। किस किस का सही था? कर लिया था पूरा? हो गया था? बहुत बढ़िया। कौन कौन पार्टनर है बेटा? ए, बी और सी तीन पार्टनर है एक फर्म में। हमें उनकी कैपिटल दे रखी है, कितनी है बेटा कैपिटल? 2,50,000, बी की 2 लाख और सी की 1,50,000, तीनों की कैपिटल दे रखी है। क्लियर? उनका बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है हमें, कितना एवरेज प्रॉफिट? 96,000। एनआरआर कितना है? 12%। क्या पता करना है? गुडविल। कैसे? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 / एनआरआर। तो सुपर प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस, एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्या चाहिए अब? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। तो क्या क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या? तीनों की कैपिटल जोड़ दो ना, तीनों की कैपिटल ही क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी, जितने पार्टनर्स उतनी कैपिटल। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या करें देखो सॉल्व करते वक्त, ये तो क्वेश्चन में हमको सारी जानकारी दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, सब कुछ चीजें दे रखी है ना हमको, यही तो क्वेश्चन है। कैपिटल दे रखी है एबीसी की, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, एनआरआर दे रखा है, गुडविल कैसे पूछा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, यही है ना बेटा। अब देखो इसके अंदर आप सबसे पहले टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर दिया जाए। कितनी कितनी कैपिटल है? 2,50,000 ए की, बी की 2 लाख और सी की कितना आ जाएगा टोटल? 6 लाख। क्लियर? तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, जो कितना है बेटा? 6 लाख। अब क्या निकाल दें हम? नॉर्मल प्रॉफिट, फॉर्मूला यही है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड? 6 लाख। एनआरआर कितना है बेटा? एनआरआर कितना है? 12% अपॉन 100 कितना आ जाएगा? 72,000। सुपर प्रॉफिट निकाल दें, कितना आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट कितना था? 96,000 माइनस 72,000 कितना आ जाएगा? 24,000। सुपर प्रॉफिट आ गया। और अब तो क्या कैलकुलेट करना है? केवल गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। सुपर प्रॉफिट कितना आया बेटा? 24,000 इंटू 100 अपॉन 12। सॉल्व करो, 2 लाख। क्या आ गई आपकी? गुडविल आ गई। क्लियर? कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा? हमें क्या दे रखा है? कैपिटल दे रखी है एक फर्म की, कितनी है? 1 लाख रुपए कैपिटल आ गई है। एनआरआर दे रखा है 10%, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं। ठीक है, अब गुडविल वैल्यूएट करनी है कैसे? 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 टाइम्स मतलब सुपर प्रॉफिट का 3 गुना। 3 टाइम्स मतलब सुपर प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट का 3 गुना। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, निकालो एवरेज प्रॉफिट। में 3 साल के प्रॉफिट दे तो रखे हैं, तो निकालो एवरेज प्रॉफिट कितना है 3 साल का प्रॉफिट? 12,000 प्लस 32,000 और प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा? 22,000। क्या आ गया बेटा? एवरेज प्रॉफिट। अब क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर 10%
अपॉन 100 कितना आ गया 10,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 12,000। तो गुडविल कितनी आ जाएगी 12,000 इंटू 3 36,000। यही तो पूछा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट है कोई दिक्कत? मैंने आपको कल भी कहा था कि चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अभी हम यहीं पर ड्रॉप करेंगे। इसके बाद हम जो नया टॉपिक शुरू करेंगे वो क्या है बेटा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो शुरू करते हैं मैडम नया टॉपिक, और वो क्या है आपका एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ध्यान दीजिए, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, क्या मतलब है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का? कि जब क्या करते हैं, फर्म के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो म्यूचुअली इस बात पर एग्री कर जाए कि हम नए पार्टनर को फर्म में एडमिशन करने के लिए रेडी हैं। किसी नए बाहरी व्यक्ति को, बाहर के एक्सटर्नल पर्सन को फर्म का अंदर एज ए पार्टनर अपॉइंट करने के लिए क्या है, वो लोग रेडी हैं। तो वो क्या कहलाता है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कहलाता है। क्लियर? जैसे हम बात करें एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मतलब क्या है, तो बड़ा सिंपल सा मतलब है, लाइन पढ़ेगा आपको बातें समझ में आती रहेंगी। समटाइम्स ए न्यू पार्टनर इज नीडेड इनटू द बिजनेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। कुछ कारणों से एक नए व्यक्ति की साझेदारी व्यवसाय में क्या होती है, आवश्यकता होने लगती है। वो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, और पैसा चाहिए, कोई मैनेजर एबिलिटी चाहिए, किसी इंडिविजुअल के अंदर किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक स्पेशल स्किल है और उस स्पेशल स्किल को क्या चाहते हैं हम लोग, यूज करना चाहते हैं। क्लियर? जैसे पहला, when more capital is needed for the expansion of the business, बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड करने के लिए और पैसे की जरूरत होगी। क्या करेंगे हम, न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिशन दे देंगे। कोई डाउट है इसमें, क्यों चाहिए? और when a competent and experienced person is needed for the efficient running of the business, competent मतलब योग्य, एक्सपीरियंस मतलब अनुभवशील व्यक्ति की आवश्यकता है बिजनेस को चलाने के लिए। हमें लगता है यार हमें थोड़ा सा कमियां हैं, तो अगर थोड़ा सा और कॉम्पिटेंट योग्य व्यक्ति आ जाएगा तो वो बिजनेस को और अच्छे से रन कर पाएगा। ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। थ्योरेटिकल भी बेस हमारा क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। क्लियर? और देखते हैं अपन, टू इंक्रीज, और क्यों चाहिए बेटा, क्यों चाहिए? और क्योंकि हम क्या चाहते हैं, बिजनेस की गुडविल को इंक्रीज करना चाहते हैं। कोई देखो गुडविल क्या है ना, थोड़ा सा एक चीज और बताता हूं मैं इस कंसेप्ट को शुरू करने से पहले। हमने गुडविल दो टाइप की पढ़ी थी, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। गुडविल इसके अलावा एक और बेसिस पे होती है जो 3 टाइप्स की होती है, डॉग गुडविल, रैट गुडविल और कैट गुडविल, है ना। अब देखो ये हमने 3 एनिमल्स के नाम पर गुडविल का नाम क्यों रखा है, उसके पीछे रीजन है। इन तीनों एनिमल्स का नेचर ढूंढा जाए, इन तीनों एनिमल्स के नेचर के ऊपर बात की जाए, तो जैसे डॉग गुडविल की बात की जाए तो डॉग गुडविल क्या होती है, हाँ, भौंकता है, वफादार होता है। मुझे लगा यू आर टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। डॉग गुडविल, डॉग का नेचर देखा जाए तो डॉग की वफादारी जो होती है ना, वो घर में सबके लिए ना होकर मतलब फैमिली में जितने मेंबर है ना उनमें भी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए होती है। वो इंडिविजुअल जहां जाएगा ना, डॉग उसके साथ नहीं जाएगा। डॉग का घर से मतलब नहीं है, डॉग का मतलब किससे, उस इंडिविजुअल पर्सन से। तो ये गुडविल किस तरह से मानी गई है कि ये गुडविल होती है किसी पर्सन की गुडविल। एक बिजनेस के अंदर गुडविल जो है वो बिजनेस की नहीं है, एक पर्टिकुलर पर्सन की गुडविल है। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो उनकी गुडविल को यूज करना चाहते हैं। सेलिब्रिटी गया,
उसका नाम गया तो उसके साथ उसकी गुडविल भी चली जाएगी। तो ये गुडविल किससे रिलेट करती है? एक इंडिविजुअल से। हम बात करें कैट गुडविल की। कैट गुडविल क्या होती है? मतलब डॉग गुडविल को और इंडिविजुअल गुडविल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉग गुडविल को इंडिविजुअल गुडविल भी कहा जाता है। दूसरी बात करें किसकी बेटा? हम कैट गुडविल। अब कैट का की जो वफादारी होती है तो वो घर से होती है। मकान मालिक कितने ही चेंज हो जाओ, कैट जिस घर में अगर आप रहना चाहती है ना, वो उसी घर में रहना पसंद करती है, मकान मालिक से मतलब नहीं है। तो यहां पर ये गुडविल हो गई इंस्टीट्यूशनल गुडविल, जो संस्था की गुडविल है। किसी की भी इंडिविजुअल के आने से और जाने से गुडविल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रैट गुडविल, कहीं चूहे दौड़ रहे हैं, आप हल्की सी आवाज कर दो, चूहे इधर उधर भागने लगते हैं बहुत ज्यादा, इसको कहते हैं इंसिडेंटल गुडविल। छोटे छोटे इंसिडेंट का बिजनेस की गुडविल पर जब इंपैक्ट पड़ने लगे तो वो क्या कहलाती है? रैट गुडविल। तो यहां पर क्या लिखा है कि टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। तो यहां पर कौन सी गुडविल आएगी? अगर पर्सन आएगा और पर्सन के साथ गुडविल आ रही है, इसका मतलब वो कौन सी गुडविल है? इंडिविजुअल गुडविल है, डॉग गुडविल है। तो वो साथ में लाना चाहते हैं ताकि उसकी गुडविल का बेनिफिट भी क्या हो सके? बिजनेस को हो सके। क्लियर? बात समझ में आई? इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? टू एनकरेज ए कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू पार्टनरशिप। कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉय है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय है ना, लेकिन अब उसको क्या करना चाहते हैं? एनकरेज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यार वो क्या करे? मालिक बनकर काम करे। ये एम्प्लॉय बनने लायक नहीं है, क्या बन सकता है? मालिक। तो हमने उसको क्या बना लिया? हमारा पार्टनर बना लिया। पार्टनर तो नया है ना, वो पर्सन एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, वो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए न्यू पार्टनर ही माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने क्या देखा है यहाँ पर कि गुडविल वो एडमिशन के टाइम पर नए पार्टनर के एडमिशन की नीड क्या क्या हो सकती है। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई दिक्कत है बेटा इसमें? आगे और बात करें, क्या है हमारा कि एडमिशन इज ऑफ ए पार्टनर इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। नए पार्टनर का एडमिशन भी क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक टाइप है। क्लियर? और क्या लिखा है आगे? अंडर विच एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड अ न्यू वन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। क्योंकि पुराना एग्रीमेंट किसका है? पुराने पार्टनर्स का। अब नया पार्टनर भी आ गया तो नए सिरे से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझा ही यही है कि जब पुराने एग्रीमेंट को क्या करना पड़े? बंद करके नया एग्रीमेंट अगर हमें तैयार करना पड़े तो वो क्या कहलाएगा बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगा। कोई डाउट है यहां तक किसी को भी? कंफर्म? आगे बात करें अपन और देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31(1), सेक्शन किसका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। ये सेक्शन क्या कहता है कि एक फर्म में नया पार्टनर केवल और केवल कब एडमिट हो सकता है? जब पुराने सारे पार्टनर्स का कंसेंट हो, जब पुराने सारे पार्टनर्स की सहमति हो। कौन सा सेक्शन है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31(1) ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, a new partner can be admitted only with the consent of all the existing partners। पहले से 49 पार्टनर्स काम कर रहे थे, 50वां पार्टनर ऐड कर रहे हैं, 48 हाँ कर रहे हैं, एक मना कर रहा है, तो भी उसका एडमिशन पॉसिबल नहीं है। सारे के सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना जरूरी है। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? और देखते हैं आगे क्या लिखा है, ध्यान दें। अब क्या होता है कि जब भी नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो अपने साथ क्या लाएगा? पैसा लाएगा। बिना पैसे के तो ऑनरशिप मिलेगी नहीं। पैसा लाएगा, और पैसा कितने उद्देश्य से लाता है? 2 पर्पज से। जब भी नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो वो अपने साथ कुछ अमाउंट लेके आता है, और उस अमाउंट को लाने का उद्देश्य कितना होता है? उसके 2। कौन कौन से 2 उद्देश्य होते हैं? एक तो फर्म की एग्जिस्टिंग एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं उनमें उसको पार्टिसिपेट करना है। हम सब जानते हैं कि एवरी पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज द ओनरशिप ऑन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। अब ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑलरेडी चल रही है उस फर्म की है, किसने खरीदी है? ओल्ड पार्टनर्स ने खरीदी है। तो नया पार्टनर का अधिकार कहां से हो गया? वो अधिकार खरीदता है। कैसे खरीदता है? कुछ पैसा देकर। 2 पर्पज से लाता है पैसा। पहला पर्पज क्या है? एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज में किसके लिए? पार्टिसिपेट करने के लिए, टू पार्टिसिपेट इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप।
और एसेट्स एंड लायबिलिटीज में पार्टनरशिप करने के लिए जो पैसा लाता है वो क्या कहलाता है बेटा? कैपिटल। एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में जब एंट्री लेता है तो वो क्या करेगा? कुछ पैसा लेकर आएगा, अमाउंट तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट दो पर्पज से करता है। पहला पर्पज क्या है बेटा? फर्म की एसेट्स एंड लायबिलिटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। और फर्म की एसेट्स एंड लायबिलिटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए जो पार्टनर अमाउंट लेके आता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल। ध्यान रखना, बड़ी सिंपल सी चीज है ना? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ न्यू पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म टू पार्टिसिपेट इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस और एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म इज नोन एज कैपिटल। और दूसरा अमाउंट क्यों लाता है? फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज में पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरा अमाउंट क्यों लाता है बेटा? टू पार्टिसिपेट इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द फर्म। क्यों लाता है? टू पार्टिसिपेट इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्या कहलाता है पैसा? शेयर ऑफ गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या कहलाता है बेटा? शेयर इन गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। कोई दिक्कत है यहां तक? तो नया पार्टनर जब भी फर्म में एडमिशन लेगा क्या कहलाएगा? पैसा लेके आएगा। कितने उद्देश्य से? कौन कौन से? पहला, टू पार्टिसिपेट इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। उसके लिए क्या लेके आता है? कैपिटल। उसके लिए क्या लेके आता है? कैपिटल। और दूसरा, टू पार्टिसिपेट इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। और उसके लिए जो पैसा लाता है वो क्या कहलाता है? शेयर इन गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर? कोई डाउट है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। कौन कौन से एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है जब भी पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है? सबसे पहला एडजस्टमेंट, द कैपिटल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर आएगा तो अपने साथ क्या लाएगा बेटा? कैपिटल लेके आएगा ना। तो वो जो कैपिटल लाएगा उसको क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यस और नॉट? दूसरा, जब कोई नया पार्टनर आएगा तो ऑब्वियसली बात है रेशो भी नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक पार्टनर जैसे मान लो दो थे तो दो पार्टनर का रेशो था। अब तीसरा पार्टनर आ गया तो पार्टनरशिप में रेशो भी कितने होंगे? 3 पार्टनर्स के। तो न्यू रेशो भी क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? अच्छा, एक बात और ध्यान से समझना, अच्छा हमेशा अच्छे से, न्यू पार्टनर is always a gaining partner. New partner is always a gaining partner. नया पार्टनर क्या होता है बेटा? हमेशा गेनिंग पार्टनर होता है। गेनिंग पार्टनर क्यों है? क्योंकि वो कुछ न कुछ लेगा ही। था क्या पहले उसके पास? तो पहले वो पार्टनर ही नहीं था, तो पहले उसके पास कोई शेयर भी नहीं था, तो वो हमेशा क्या रहेगा? गेनिंग पार्टनर रहेगा। और ओल्ड पार्टनर्स क्या होंगे? आर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ये लाइन लिख लो बेटा, ये लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको। ओल्ड पार्टनर्स क्या रहेंगे बेटा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स रहेंगे। ध्यान रखना। लेकिन यहां पर मैंने ऑलवेज नहीं लगाया है। न्यू पार्टनर के साथ क्या लगाया है? ऑलवेज लगाया है। ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं, बात ठीक है, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी मिलेगी कि जहां पर क्या होगा कि ओल्ड पार्टनर भी क्या बन जाए? गेनिंग पार्टनर बन जाए। बहुत कम सिचुएशन मिलेगी, लेकिन उन सिचुएशंस के साथ भी क्या करेंगे अपन? डील करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? अब ये गेनिंग पार्टनर है, ध्यान रखना। न्यू पार्टनर क्या होगा? हमेशा ये हमेशा गेनिंग पार्टनर ही होगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है बेटा किसी को? आगे देखते हैं अपन। अगला एडजस्टमेंट, सैक्रिफाइस और गेन। अब देखो, ये हम सब जानते हैं कि जब भी नया पार्टनर आएगा शेयर हमेशा 1 माना जाता है। ओल्ड पार्टनर थे तो भी टोटल उनका शेयर क्या था? 1 था।
न्यू पार्टनर आ जाएगा तो भी टोटल शेयर क्या होगा, 1 होगा। उस 1 में से अब तक 2 लोग ले रहे थे, उसी 1 में से अब 3 लोग लेंगे, तो कहीं ना कहीं 2 लोगों में कमी आएगी, उन 2 लोगों के शेयर में कमी आएगी ना। इसीलिए हमने क्या कहा है कि ओल्ड पार्टनर्स क्या होते हैं, हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं। अब वो कितनी कमी आई है, कितनी कमी आई है, वो हम क्या करते हैं, यहां पर कैलकुलेट करते हैं। तो फिर हमने गेन क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पर न्यू पार्टनर के आने के साथ किसी ओल्ड पार्टनर का शेयर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, वो गेन हो जाएगा। क्लियर है? और क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा अपन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो पहले बताया था वही है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। ये सैक्रिफाइस और गेन भी जो पढ़ चुके हैं ना, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, वही है। जो थोड़ा सा चेंज है वो आपको न्यू रेशियो के साथ ही पता लग जाएगा। क्लियर? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये चेंज में तो पढ़ चुके हैं अपन, यहां पर थोड़ा सा और इसको देख लेंगे। क्लियर है बेटा? और देखिए क्या पढ़ेंगे हम, और पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कैसे होता है, फिर उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे, क्या होता है वो भी देखेंगे। उसके अलावा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्लियर? ये चीजें हमको सीख लेंगे। अब सबसे पहले इसमें अपन क्या देखें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, इसका एडजस्टमेंट देखें। ये भी बड़ा सिंपल सा है, ये 11th में पढ़ के आए हैं अपन। जब भी नया पार्टनर क्या बनता है, कोई भी नया बिजनेसमैन हो गया, बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा, और जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको क्या कहलाते हैं अपन, कैपिटल। तो न्यू पार्टनर अगर अपना जो अमाउंट है उसको कैसे लेके आए बेटा, कैश में लेके आए। नया पार्टनर अपना कैपिटल अमाउंट कैसे लेके आए, कैश में लेके आए। तो क्या एंट्री होती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट, ये क्या हो गया इसमें, सही लिख लेना इसको। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? कौन से केस में होगी बेटा ये एंट्री, जब नया पार्टनर क्या लाएगा अपने साथ, कैश में कैपिटल का पैसा लेकर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री किस चीज की, वो कैश में लेके नहीं आए, क्या लाए कैपिटल की जगह, एसेट्स और लायबिलिटीज लेके आए। ला सकता है, कुछ भी ला सकता है, उसकी इच्छा होगी जो लेके आएगा। तो अगर एसेट्स और लायबिलिटीज लाएगा तो एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां तक इसमें कोई डिफिकल्ट काम नहीं था, ना ही यहां तक कोई कैलकुलेशन का काम था। अब आगे जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो आपके कैलकुलेशन में भी शुरू होगा, और टॉपिक क्या है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। 5 मेथड पढ़ेंगे न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के, 5 तो हम ऑफिशियल मेथड पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 5 ही हैं, इन 5 के अलावा भी और तरीके से क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करवाया जा सकता है। लेकिन जब हम 5 मेथड पढ़ लेते हैं ना, तो हमें एक आइडिया लग जाता है कैसे कैसे ये हो सकता है। फिर हम क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी हम उनके साथ डील कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है हमारा टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो इसमें 5 सिचुएशन बनेंगी। सिचुएशन नंबर 1, जब क्वेश्चन में केवल क्या दे रखा हो अपने को, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो
और न्यू पार्टनर का शेयर। जैसे क्वेश्चन में क्या कह दिया कि ए और बी दो पार्टनर है 2:3 में, सी को एडमिशन दिया 1/4 शेयर के लिए, न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। ये सिचुएशन है जहां पर क्या दे रखा हो आपको कि ओल्ड पार्टनर्स का तो ओल्ड शेयर दे रखा हो और न्यू पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा, बस ये हमको इतना दे रखा है। इसके अलावा और कोई जानकारी क्वेश्चन में हमारे पास गिवन नहीं है। तो इस केस में न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, वो हम यहां पर सीखेंगे। पहली बात तो ये अज्यूम किया जाता है, अब याद करो हमने गारंटी पढ़ी थी ना, गारंटी में 1-2 क्वेश्चन एडमिशन वाले भी आए थे कि नया पार्टनर आ गया उसको 1/4 हिस्सा देना है। उसमें हम क्या करते थे कि पहले न्यू पार्टनर को उसका शेयर दे दिया, फिर जो रिमेनिंग शेयर बचा उसको ओल्ड पार्टनर्स में कौन से में, उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया था। सेम यही चीज है यहां पर। टोटल शेयर क्या माना जाता है 1। तो सबसे पहला काम तो क्या करो कि टोटल 1 में से न्यू पार्टनर को जो देना है ना वो दे दो। 1 में से 1/4 किसको दे दिया, सी को दे दिया, इसका काम खत्म। तो सी का शेयर तो 1/4 है ही ना, तो अब कितना बचा 3/4। ये रिमेनिंग शेयर है, ये रिमेनिंग न्यू शेयर है किसका, ओल्ड पार्टनर्स का। 3/4 क्या है बेटा, समझो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। 3/4 क्या हो गया यहां पर, रिमेनिंग न्यू शेयर फॉर ओल्ड पार्टनर्स। टोटल मतलब ए और बी को जो शेयर मिलेगा वो कितना मिलेगा, दोनों को मिलाकर 3/4 मिलेगा, यही मिलेगा ना। और ये 3/4 को दोनों किस रेशो में लेंगे, अपने ओल्ड रेशो में। यही काम अपने को करना है। क्या करना होता है ध्यान से समझना। कंसेंट क्या है, टॉपिक क्या है, बात क्या लिखी है वो पढ़ो। व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। ऑब्वियस सी बात है, ओल्ड पार्टनर्स ही देंगे ना, क्योंकि अब तक टोटल 1 किसके पास था, ओल्ड पार्टनर्स के पास ही था। अब अपने अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे ये लोग, देंगे। किसको देंगे, न्यू पार्टनर को देंगे। तो उस हिसाब से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। दिस रिड्यूसेस द ओल्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। मैंने बताया ना अभी, ओल्ड पार्टनर्स क्या होते हैं, सैक्रिफाइसिंग। क्यों है सैक्रिफाइसिंग, इसीलिए तो है ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। क्यों है, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा उसको भी कुछ शेयर देना पड़ेगा, और वो शेयर किसके में से लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के शेयर में से कुछ पैसा लेकर किसको दे दिया जाएगा, न्यू पार्टनर को दे दिया जाएगा। हेंस द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स नेसेसरी। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स मे अराइज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितनी प्रॉब्लम्स बताई मैंने आपको, टोटल 5। कितने केसेस बताए मैंने आपको, टोटल 5 केसेस बताए हैं। उनमें से पहला देखो, सबसे पहला क्या लिखा है, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन। केवल ये दिया है कि न्यू पार्टनर क्या करेगा, अपना शेयर कितना है बस वो दे दिया। ओल्ड पार्टनर का शेयर तो देगा ही देगा, और साथ में क्या दे दिया कि न्यू पार्टनर का शेयर इतना है। सिचुएशन समझ में आई, अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया था। क्या लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 20 उसी तरह से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। कौन कौन पार्टनर है, ए और बी किस रेशियो में, 5:3 में। न्यू पार्टनर कौन है, सी, उसको एडमिशन दिया कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए, बस इतना ही दिया है ना। और क्या पूछ रहा है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। तो वही तो चीज है। अब इस स्थिति में न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान देना। अभी मैंने तरीका बताया। सबसे पहले तो रिमेनिंग शेयर निकालो, सबसे पहले क्या करो, रिमेनिंग निकालो, और जो रिमेनिंग आएगा ना उसको ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। क्या करना है ध्यान देना। In the absence of an agreement, it produces presumed that देखो, in the absence of any agreement, it is presumed that the old partners will continue to share the remaining profits in the same ratio in which they were sharing before the admission of new partner. तभी तो हम रिमेनिंग शेयर को क्या कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर, स्टेप ध्यान रखना, इसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेप ध्यान रखना। सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, स्टेप 1 में कैलकुलेट द रिमेनिंग शेयर फॉर ओल्ड पार्टनर्स। कैलकुलेट द रिमेनिंग न्यू शेयर फॉर ओल्ड पार्टनर्स। कैसे निकालेंगे, अभी मैंने तरीका बताया था।
टोटल क्या मानते हैं अपन? 1 में से क्या घटा दें हम? न्यू पार्टनर का शेयर घटा देंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स का न्यू शेयर आ जाएगा ना, वही मैंने लिखा है यहां पर, 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। क्या लिखा है बेटा हमने? 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। कोई डाउट है इसमें? कंफर्म? स्टेप 1 याद रह जाएगी, ये आ जाएगी। तो आप क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते जाओ साथ के साथ। सबसे पहला काम क्या करना है? 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर करो, देखिए क्या आ रहा है। 1 माइनस 1/4 कितना आ गया रिमेनिंग शेयर? 3/4। क्लियर है यहां तक? रिमेनिंग शेयर कितना आ गया बेटा? 3/4। कोई भी डाउट है किसी को यहां तक? सेकंड स्टेप में क्या करना है बेटा अपने को? डिवाइड दिस रिमेनिंग शेयर अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या कर दो? बात समझ में आई या नहीं आई? करो देखो एक बार कोशिश। कुछ आया समझ में? ये डिवाइड करना नहीं आया होगा, कर लिया? कितना कितना आया? 15/32 और 9/32। तो रेशियो कैसे बनेगा? ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे उस पर ध्यान दो आप, बहुत अच्छे से समझना। स्टेप समझ में आ गई बेटा? सारी स्टेप समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? बस इसके अंदर एक चीज जरूर याद रखना। मैंने अभी भी आपसे क्या कहा था कि इसी के साथ न्यू रेशो के साथ ही मैं आपको क्या करता जाऊंगा? सैक्रिफाइस रेशो वाली बात भी बताता जाऊंगा। इस सिचुएशन में अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन सेम है, 20 क्वेश्चन ही, इसमें आपसे क्या पूछ लिया जाए? सैक्रिफाइसिंग रेशो और बताओ ओल्ड पार्टनर्स का। एक बात याद रखना, क्या याद रखना? कि ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशो होता है ना, वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। इस केस में क्या होता है बेटा? ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो ही क्या होता है? उनका सैक्रिफाइस रेशो होता है। रह जाएगी बात याद? कंफर्म? देखें अब आपने क्या किया और क्या नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 20 की क्या करते हैं बेटा अपन? बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है बेटा? ए और बी दो पार्टनर है, किस रेशो में? 5:3 में। उन्होंने सी को एडमिशन दिया 1/4 शेयर के लिए। क्या करना है आपको? न्यू रेशो कैलकुलेट करना है, यही लिखा है ना। सबसे पहला तरीका क्या करते हैं अपन? सबसे पहला काम क्या होता है? रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करते हैं, जो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/4, 3/4 आ गया। अब क्या करना है बेटा? इस 3/4 को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है। क्या है उनका ओल्ड रेशो? 5:3। तो ए का ओल्ड रेशो मतलब ये 3/4 का 5/8 तो किसको देना है? ए को। 3/4 का 5/8 तो किसको देना है बेटा? ए को। और बी को क्या देना है? 3/4 का 3/8 किसको देना है बेटा? बी को। तो ए का कितना आ गया? 15/32, बी का 9/32। यहां तक क्लियर? अब हम बात करें बेटा न्यू रेशो की। ए रेशो, बी रेशो, सी। ए का न्यू रेशो आया 15/32, बी का न्यू रेशो आया 9/32 और सी का न्यू रेशो तो हमारे पास सही सही ना 1/4 है ना सी का न्यू रेशो। तो शेयर रेशो एक ही बात है। सी का शेयर कितना है? 1/4। अब लेकिन दिक्कत क्या है कि इसको हम रेशो में नहीं लिख सकते, क्योंकि इनके क्या कहते हैं नीचे वाले को? नीचे वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। क्या नहीं है? सेम नहीं है। तो हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम करना है। अब डिनोमिनेटर सेम करने के मैथ वाले बताएंगे सब एलसीएम लो। हम कहते हैं कि नीचे 32 है,
इसको 32 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो गया, 15/32 रेशो 9/32 रेशो 8/32, वेरी सेम। तो अब न्यू रेशो क्या हो गया, 15:9:8। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व। है कोई डाउट, समझ में आया, कंफर्म? किसी को भी कोई डाउट है बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी तरह का तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर, कंफर्म? इसी के साथ आपकी डीपीपी नंबर कौन सी, 11 कंप्लीट है। कौन सी डीपीपी कंप्लीट है बेटा, हमारी डीपीपी नंबर 11 कंप्लीट है। अब हम शुरू करते हैं बेटा डीपीपी नंबर 12। क्या शुरू करते हैं अपन, डीपीपी नंबर 12 निकालिए सब। अब डीपीपी नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमसे, ध्यान देना। देखो ये तो शायद हमारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि ए और बी दो पार्टनर है, किस रेशो में, 3:2 में। 1 अप्रैल 16 से उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उनका नया रेशो क्या हो जाएगा, 3:4। और इस डेट को गुडविल कितनी है, गुडविल हमें वैल्यूएट करके दी हुई है। गुडविल क्या कर रखी है, हमें वैल्यूएट करके दी हुई है ना बेटा। अब जब अगर हमें गुडविल वैल्यूएट करके देगी तो क्या हम एंट्री कर सकते हैं, क्या एंट्री होती है गुडविल की, गुडविल के रिगार्डिंग एंट्री बताई थी मैंने, क्या एंट्री बताई थी बताओ, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, वही तो बताई थी। अब क्या करें इसके लिए, अपन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कर लो ना, क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेन। ए का क्या तरीका बताया था, ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड रेशो कितना है, कितना है ए का ओल्ड रेशो, 3/5। और न्यू कितना है, बी का ओल्ड रेशो, न्यू रेशो 4/7। क्लियर है यहां तक, एलसीएम निकालो, नहीं सॉरी 35, 21 माइनस 15। आपको पता है नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, है ना, ये तो पता है ना सबको। किसी को नहीं पता हो तो सुन लेना, अगर रेशियो मतलब इसका एलसीएम मल्टीप्लाई करने पर आया है ना तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, 21 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 6/35। क्या आ गया, सैक्रिफाइस। 35, 14 माइनस 20 तो 6/35 क्या आ जाएगा बेटा, गेन आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है बेटा, कंफर्म? अब एंट्री क्या बन जाएगी फिर बताओ, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। लिखिए एंट्री, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा अमाउंट, अमाउंट निकालो फटाफट, कितना आएगा, गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है, 70,000। और 70,000 से कैसे निकालेंगे गुडविल का शेयर अपन, 70,000 इंटू 6/35 कितना आएगा बताओ, 12,000। क्लियर है यहां तक, आएगा ना। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। क्लियर हो गया यहां तक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए अपने आप, लगाओ दिमाग। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है, इधर ध्यान देना बेटा, कि हमें
ए और बी का ओल्ड रेशो दे रखा है 21:9। इन्होंने एडमिशन दिया है कि इसको सी को 9/21 शेयर के लिए, यही है ना। तुम सॉल्व तो कर दोगे इसको, पर सॉल्व करने से पहले अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाते थोड़ा इजी हो जाता है ये। मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने दिमाग लगाया है, नहीं लगाया है, पर तुम चाहते तो इसको इजी कर सकते थे। कैसे? कट जाएगा 3 से, क्या हो जाएगा 7:3, ये भी कट जाएगा 3:7। अब हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। हम क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे। कितना आएगा 1 - 3/7, कितना आएगा 4/7। 1 में से किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम घटा रहे हैं ना, तो ऊपर नीचे वाले दोनों को लेस कर दो, आ जाता है ना। ये पता होगा तुम्हें, थोड़ी बेसिक मैथ से ये इतनी से तुम्हें आनी चाहिए, नहीं आती है तो दिक्कत आने वाली है, इतनी से आनी चाहिए। अब क्या करना है, इसको ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है। कौन कौन है, ए का ओल्ड रेशो क्या है, क्या है ओल्ड रेशो 7:3 है ना। 7:3 का मतलब 7/10। बी का 4/7 इंटू 3/10। सी का तो हमारे पास है ही सही, कितना है सी का 4/7, यही है ना। अब क्या होता है इसमें, यहां पे टेंशन लगती है अपने को, 7 से 60 काट दो, 3/7 है। देखो समझना, यहां पर हमको दिखता है 7 से 7 हम क्रॉस कर सकते हैं, और हम कर देते हैं। नहीं मत करो, जब करो तो देखो दोनों में सेम हो रहा हो, तो 7 यहां तो हो जाएगा, नीचे नहीं होगा ना, फिर वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोबारा। इससे अच्छा है इसको यहां से क्रॉस करो, 2 5 2 5, दोनों साइड हो रहा है ना। कितना हो गया ये 14/35, 6/35। इसको 35 बनाने के लिए 5/5, तो 15/35। तो न्यू रेशो क्या आ गया बेटा, ए रेशो बी रेशो सी, 14:6:15। है कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट है किसी को? 14:6:15 है कोई दिक्कत? क्या गलती की? हाँ, किस किस का आंसर आ जाएगा ये? केवल भव्या का। हाँ भाई, क्या गलती की है? हमारे तो जोड़ भर के गलत बातें थे सर, सादा हमारे, ये तो फ्रैक्शन आ गए अब तो, है ना। कैसे काम चलेगा, चलाना पड़ेगा। चलो एक और मौका देते तुम्हें, करिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको इसकी, इसीलिए इतनी सारी शीट्स देते हैं हम। अपने आप करो बेटा, अपने आप, आपस में डिस्कस मत करो। कल दी तो दी तेरे को, हाँ 3 तो दी थी, तो 13 तो दी थी, 12 तो लेके जाता मेरे से कल, अभी ले जाना। देखो फटाफट, और बोर्ड में क्वेश्चन है भाई, कहाँ डीबीटी के चक्कर में पढ़ रहा है अभी तो। हाँ हाँ, क्या क्या दिक्कत है इसमें? क्यों? क्या? सैक्रिफाइस रेशो पूछा है, वाह। प्रैक्टिस करने के लिए है ये, मजाक करने के लिए थोड़ी ना है। अब कर दे तो।
हो गया? क्या आया? 2:, वो तो पहले ही है, चारों का आएगा ना अब तो चारों का आएगा ना, 3 का तो पहले ही है। कितना आया बेटा? आ गया? 2211 आएगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। कितना आएगा? 1 माइनस 1/6 कितना आ जाएगा? 5.6। अब इस 5.6 को क्या करना है? डिवाइड करना है। ओल्ड पार्टनर्स में कौन से रेशो में? उनके ओल्ड रेशो में। ए का 5/6 इंटू 2/5, बी का 5/6 इंटू 2/5, सी का 5/6 इंटू 1/5 और डी का 1/5। देखो सॉरी, डी का 1/6। 5 से 5 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल। क्या बचा? 2/6, 2/6, 1/6, 1/6। तो न्यू रेशो हो गया ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी। 2:1, 1:1। कहाँ आएगा 5? कहाँ आएगा 5 पता? किसने बोला था? क्या आएगा 5? डी का शेयर 5.6 नहीं है बेटा, डी का शेयर 1/6 है ना। और इनका सेक्रीफाइस रेशो क्या होगा? ए रेशो, बी रेशो, सी। 2:1, क्योंकि रीजन क्या है कि इस केस में इनका ओल्ड रेशो ही क्या होता है बेटा? सेक्रीफाइस रेशो होता है। क्लियर? कोई डाउट है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, सेक्रीफाइस रेशो ये तो निकाल ही लिया हमने वैसे ही। करिए सॉल्व फटाफट। इसमें न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो दोनों पूछे। हो गया? कितना आया? फाइव रेशो 3। ऊपर वाला नीचे वाला मत देखो, तुम्हारे सामने एक नया क्वेश्चन है, तुम उसको सॉल्व करो, है ना। ये मत देखो पहले हो गया बाद में हो गया, इतनी देर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले 1 माइनस 1/4 क्या आ जाएगा बेटा? 3/4 आ जाएगा। अब उसके बाद पार्टनर कौन कौन थे? ए बी सी है ना पुराने पार्टनर। तो ए बी और सी। 3/4 का को किस रेशो में डिवाइड करना है? 5:3 में, 3 ही पार्टनर है ना। तो 5:3 का मतलब 5/8। यहाँ 3/4 का 3/8 और इसका 3/4 है। 15/32, 9/32, 8/8। हाँ, ये 1/4 है। तो 8/32 रेशो हो गया। ए रेशो, बी रेशो, सी। 15:9:8। क्लियर? कंप्लीट? किस किस का ठीक था ये?
तू पूरा करेगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लाओगे आगे घर से? तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू क्लास।